हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में, जो कि भाग 3 में है। और उसमें अपन ने वो पिछली क्लास में वो पढ़ लिया था समानता का अधिकार के जो आर्टिकल 14 है वो कंप्लीट कर लिया था अपन ने। और आज अपन पढ़ेंगे उससे जो अगला आर्टिकल है वो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। मैं कर सकता हूँ, ये यकीन ही आधी सफलता दिला देती है। यानी कि मैं कर सकता हूँ, ये खुद पर इतना विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, ये खुद पर यकीन ही आधी सफलता तो दिला देती है। यानी कि अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद पर ये विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर ये विश्वास है खुद पर तो आधा रास्ता तो वैसे भी सरल हो जाता है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 15। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के जो भाग 3 है वो पढ़ रहे थे अपन। भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार है। तो एक बार देख लेंगे, भाग 3 पढ़ रहे थे आर्टिकल भारतीय संविधान का भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों को दिए गए हैं। और उसमें कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। और उसमें अपन ने वो पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था समानता का अधिकार का जो आर्टिकल 14 है वो पढ़ लिया था अपन ने। आर्टिकल 14 कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 15 से शुरुआत करेंगे। तो आर्टिकल 14 जो आर्टिकल 14 से 18 वो कौन सा आर्टिकल है, सॉरी कौन सा अधिकार है? तो समानता का अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कितने अधिकार है? टोटल 6 अधिकार है। उसमें से पहला अधिकार है समानता का, वो पढ़ रहे थे। और वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक है। और उसमें से अपन ने वो 14 तो पढ़ लिया है। आज अपन 14 से आगे क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या प्रोविजंस है? तो आर्टिकल 15 में ये दे रखा है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि राज्य नागरिकों के साथ, ये जो 15 आर्टिकल है 16 है, ये राज्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी को नहीं दी है। तो इसमें वो नागरिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध क्या है आर्टिकल 15 में? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा राज्य। प्रतिषेध, कुछ आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद यानी कि राज्य है वो किसी भी उनके जो नागरिकों के उनके साथ है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। अब उसमें से अपन देखते हैं आर्टिकल 15(1). 15(1) में क्या लिखा हुआ है? तो 15(1) में लिखा हुआ है कि राज्य, ये क्रम ध्यान रखना जो भी मैं लिख रहा हूं, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, बर्थ पैलेस। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15(1) में लिखा हुआ है। आर्टिकल अपन समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। समानता में जो आर्टिकल 15 है वो क्या है, किसका प्रोविजन करता है? यानी कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी नागरिक के साथ है वो भेदभाव नहीं करेगा, कुछ आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और उनमें से 15(1) में लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, धर्म, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के आधार पर राज्य है वो किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव है वो नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15(1) में। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल ये सेम जो भेदभाव रोकने की बात की गई आर्टिकल 15(2) में, इसमें लिखा हो गया है निजी संस्थान यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है वहाँ, निजी संस्थान, होटल, भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक जो सभी के लिए सार्वजनिक कुएं होते हैं, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, इन स्थानों पर
पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि निजी संस्थान, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, इन स्थानों पर है वो राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये लिखा हुआ आर्टिकल 15(2), 15(1) में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें लिखा हुआ है निजी संस्थान, प्राइवेट जो संपत्ति होती है वो संस्थान, इंस्टीट्यूट, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, इसमें है वो राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें वो बात की गई आर्टिकल 15(2). तो ये आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2) ये तो बता रहे हैं कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब इसके जो अपवाद है, यानी कि सकारात्मक भेदभाव किए जा सकते हैं, कुछ आधारों पर भेदभाव किए जा सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं आर्टिकल जो 15 है इसके अपवाद। आर्टिकल 15(1) में और 2 में तो भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है, और इसके जो अपवाद अभी अपन देखेंगे उसमें है वो क्या सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। तो कौन कौन से अपवाद है उसको अपन देखते हैं। अब आर्टिकल अपन 15(2) देख लेते हैं। अपन देखते हैं आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य महिला एवं बच्चों के कल्याण हेतु विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाया जा सकता है। यानी कि महिला और पुरुष है वो समान नहीं है अपने देश में, तो उनके वो समानता लाने के लिए, उनमें अपन समानता का अधिकार पढ़ रहे तो उसमें समानता लाने के लिए महिला और बच्चों के लिए, उनके जो वेलफेयर के लिए राज्य विशेष योजना एवं कार्यक्रम चला सकता है। तो आर्टिकल 15(3) में ये लिखा हुआ है महिला व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना व कार्यक्रम। राज्य महिला और बच्चों के वेलफेयर के लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम चला सकता है। स्पेशल स्कीम एंड प्रोग्राम द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए राज्य विशेष योजना एवं कार्यक्रम चला सकता है। तो ये आर्टिकल जो अपवाद देख रहे हैं अपन, आर्टिकल 15 के अपवाद है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि सकारात्मक भेदभाव, जो ये अपन देख रहे हैं कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ कि भेदभाव, विभेद का प्रतिषेध यानी निरोध, भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपवाद में देख रहे हैं कि कुछ आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि महिला बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाना। आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है, आर्टिकल जो 15(4) उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, इनके लिए है वो विशेष योजना एवं कार्यक्रम, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना व कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। ये भेदभाव नहीं गिना जाएगा, यानी कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है के लिए विशेष योजना व कार्यक्रम, जिनका वो जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो है वो पिछड़े हुए वर्ग, जैसे SC, ST, OBC, तो उनके लिए वो राज्य विशेष योजना चला सकती है, उनके लिए विशेष कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कर सकती है। आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 15(5) में क्या कौन सा अपवाद है? आर्टिकल 15(5) इसमें ये इसी से संबंधित है, यानी कि इसमें तो बात की कि पिछड़े शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना व कार्यक्रम, और इसमें लिखा हुआ है उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, यानी कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे SC, ST, OBC, इनके लिए है वो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो सकता है। आरक्षण आर्टिकल कौन सा कहता है? ये आर्टिकल 15(5) से साफ साफ कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण होगा, यानी कि उसके लिए उनको है वो समानता लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जा सकता है। और इसके बाद अपन आर्टिकल देखें 15(6),
जो कि बाद में जोड़ा गया था कब, 103वां संविधान संशोधन 2019 में। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है वो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनके लिए प्रावधान है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए या कमजोर नागरिकों के लिए आरक्षण, विशेष योजना एवं कार्यक्रम। कमजोर यानी कि अपन ईडब्ल्यूएस लिख सकते हैं इसको, ईडब्ल्यूएस के लिए उस संस्थानों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, व विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। विशेष योजना व कार्यक्रम आर्टिकल 15(6) में लिखा हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है ईडब्ल्यूएस, इसको बाद में जोड़ा गया है कब, 2019 में 103वां संविधान संशोधन कर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो आर्टिकल 15(6) में ये जोड़ा गया और ये लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस के लिए उस शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं या कमजोर जो नागरिक है उनके लिए विशेष योजना व कार्यक्रम तथा उस शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं आरक्षण की बात की गई है। और इसमें एक बात याद रखना है, जो अभी लिखा है मैंने 15(5), इसमें वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो सकता है। प्राइवेट यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों में आरक्षण हो सकता है, दोनों इंस्टीट्यूशन में आरक्षण हो सकता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, अल्पसंख्यकों की जो संस्थान होती है उसमें आरक्षण नहीं होगा। तो 15(5) में जो आरक्षण की बात की गई है आर्थिक विशेष रूप से वो शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, तो उनके लिए प्राइवेट एवं सरकारी संस्थानों में आरक्षण हो सकता है। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश या फिर जो शिक्षण संस्थान उसमें आरक्षण नहीं होगा। अब ये आर्टिकल 15 देख लिया अपन ने। आर्टिकल 15 में है वो भेदभाव, राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। 15 के आर्टिकल 1 और 2 तो भेदभाव नहीं करने की बात कर रहे हैं। और फिर जो रिमेनिंग जो 4 है आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4), 15(5) और 15(6), ये कहते हैं कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है समानता लाने के लिए। चलिए, तो अब अपन आर्टिकल पढ़ते हैं 16, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, तो आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोक नियोजन मतलब यानी कि सरकारी गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सेवा में है वो राज्य सभी नागरिकों को है वो समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? भाग 3 आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिकों को है वो वहाँ की स्थानीय नौकरी या फिर जो लोक नियोजन है या गवर्नमेंट सर्विस है उनमें है वो सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अब इसके भी अपन देखते हैं सब क्लोज पार्ट जो है वो देखते हैं। आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(1) में लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में सब अवसर की समानता, राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में वो समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(2) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16(2) में क्या है? तो आर्टिकल 16(2) में जो अपन ने 15(2) में पढ़ा था वही सेम लिखना है, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन है। आर्टिकल 16(2) राज्य धर्म, वहां पर भी धर्म मूलवंश, ये तो आपको एक क्रम से याद रखना है। 15(2) में भी अपन ने मैंने जो बताया था वो, और ये जो 16(2) में लिख रहा हूँ ये आपको एक क्रम से याद होना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जा सकता है। धर्म मूल वंश, जाति,
लिंग व जन्म स्थान, जाति लिंग जन्म स्थान। हाँ, इसमें वो तो 15(2) में यही थे, और इसमें थोड़े और एक्स्ट्रा है। उद्भव या उद्भव या वंशानुगतता, वंशानुगतता और निवास, इसके आधार पर राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो अपने आर्टिकल 15(2) में भी देखे थे। ये आपको ऐसे के वैसे याद रहना चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस, और इसके साथ इसको उद्भव यानी वंशानुगत, हेरिडिटी, और निवास, कहाँ का निवासी है, ये तो वहाँ का निवासी, इसलिए वो इनको वो लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं का भी निवासी हो सकता है भारत में, तो उनको है वो राज्य है वो लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 16(2) में। निवास के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, यानी कि इस आधार पर वो राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। किन किन आधार पर? ये तो 15(2) धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, इसके साथ उद्भव, वंशानुगत, उद्भव या वंशानुगत और निवास, इसके आधार पर राज्य है वो डिस्क्रिमिनेट किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे राज्य का है वो किसी दूसरे राज्य में लोक नियोजन में है वो भाग नहीं ले सकता या आवेदन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा, राज्य है वो समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अब इसमें जैसे कि 15 के भी जो अपवाद थे कि कुछ आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तो इसी प्रकार 16 के भी आर्टिकल 16 के भी अपवाद है, उसको अपन देखते हैं। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस है, जो गवर्नमेंट जो भी सेवा है, उसमें वो सभी नागरिकों को, ये भी नागरिकों के लिए, केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशों के लिए नहीं है। कौन कौन से? तो 15, 16, 19, 29 और 30 जो ये आर्टिकल है, ये अपन भारतीय नागरिकों के लिए ही है केवल। तो ये 16 भी नागरिकों के लिए, यानी कि किसी भी नागरिक को लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। और आर्टिकल 16(1) में ये और 16(2) में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर और इसी के साथ वंशानुगतता और निवास के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ये लिखा हुआ आर्टिकल 16(2) में। अब अपन देखते हैं इसके अपवाद, जो कि आर्टिकल 16(3) में, यानी कि कुछ आधारों पर है वो इसमें वो भेदभाव कर सकती है सरकार। तो 16(3) में क्या लिखा हुआ है? 16(3) में जो इसके अपवाद है 16 में कि वो भेदभाव, आरक्षण या भेदभाव नहीं कर सकता, इसमें वो कुछ आधारों पर सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता। तो अपन अब देख रहे हैं अपवाद 16 आर्टिकल के। तो इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 16(3) में, संसद राज्य की स्थानीय सेवाओं में या नौकरियों में वहाँ का स्थानीय निवासी होने की घोषणा कर सकती है। वहाँ का स्थानीय निवासी होने की घोषणा कर सकती है। यानी कि संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है कि जिस राज्य की जो सर्विस है, जिस राज्य की जो नौकरी है, उसमें आवेदन केवल वही कर सकता है जो उसी राज्य का हो। केवल उसी के राज्य के लिए ऐसा संसद है वो प्रोविजन कर सकती है। राज्य की स्थानीय नौकरी में उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है कि जो राज्य की स्थानीय सर्विस है, स्थानीय नौकरियां हैं, वो उसमें वो केवल पद उन्हीं को मिलेंगे जो उसी राज्य से संबंधित हैं या उसी राज्य के हैं, उन्हीं को है वो उनका लाभ मिलेगा। वहाँ का निवासी होना जरूरी है, ऐसा है वो संसद चाहे तो घोषणा कर सकती है। फिर आर्टिकल 16(4) इसमें किसकी बात की गई? तो इसमें वो आरक्षण की बात की। जस्ट 15 आर्टिकल के, जो 15 के देखना और 16 के देखना लगभग ऐसे मतलब पैरेलल समान से है, तो आपको 15 और 16 एक साथ में कंपैरिजन करते हुए याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें भी आरक्षण की बात की गई है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण, गवर्नमेंट जो सर्विस होती है लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST OBC लोक नियोजन में रिजर्वेशन, आरक्षण। पिछड़े वर्ग यानी कि जो SC ST OBC है उनके लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में वो आरक्षण की बात की गई आर्टिकल
16(4) में, जैसे कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो किस में आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सरकार है वो समान प्रतिनिधित्व लाने के लिए, यानी कि जो पिछड़े वर्ग है वो समाज की जो अन्य उसमें वो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, उनमें वो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वो गवर्नमेंट उनके लिए वो सीटें रिजर्व रख सकती है ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व लोक नियोजन में समान प्रतिनिधित्व हो। तो समान प्रतिनिधित्व के लिए वो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, वहाँ के जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए वो स्थानों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण कर सकती है। आर्टिकल कौन सा कहता है ये? आर्टिकल 16(4), हमारे संविधान का आर्टिकल 16(4) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्गों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी या की जा सकती है। अब इसमें भी है आर्टिकल 16 क्लोज 4 सब क्लोज ए, इसमें भी लिखा हुआ है कि पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण यानी कि प्रमोशन में भी आरक्षण, और आर्टिकल 16(4) 4A में पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है, और 4B में है वो बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण, 50% से अधिक आरक्षण। अब ये पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, जैसे कि मान लीजिए 100 पदों पर प्रमोशन होना है, किसी जो पद है उसका वो प्रमोशन होना है और उसमें प्रमोशन में 100 पद भरने हैं, तो उनमें से लिए वो उसमें भी आरक्षण होगा। इनके जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनमें भी आरक्षण कि भाई मान लो 10% आरक्षण है, तो जो 100 पदों पर प्रमोशन करना है उसमें से 10 पद है वो इनके लिए आरक्षित हो गए। SC ST OBC के लिए ही प्रमोशन होगा, उनकी जो सीटें हैं वो 10 रिजर्व है, ऐसा मान लीजिए। प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में आरक्षण। और ये बैकलॉग भरने में आरक्षण, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वैकेंसी में यदि SC ST OBC या जो पिछड़े वर्ग इनकी सीटें खाली रह जाती है तो जस्ट अगली वैकेंसी आएगी उसमें भी ये सीटें इंक्लूडिंग होगी, इसमें भी वो सीटें इनकी है वो किसी दूसरी जनरल या उससे वो नहीं भरी जाएगी, उसमें वो ये सीटें ऐड हो जाएगी और उसमें बढ़ जाएगी। कितना? तो 50% से अधिक आरक्षण। बैकलॉग जो सीटें हैं उनमें 50% से अधिक है वो आगे वाली जो वैकेंसी होगी उसमें इंक्लूडिंग हो जाएगी, उनके लिए रिजर्व होगी। यदि सीटें खाली रही है तो वो बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण इनको पिछड़े वर्ग यानी SC ST OBC को दिया गया है। अब आर्टिकल देखते हैं अपन 16(5). आर्टिकल 16(5) में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 16(5) है उसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्थानों में, आर्टिकल 16(5) में लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लिए सीटों का आरक्षण, उसी धर्म के लिए सीटों का आरक्षण। ये तो स्पष्ट है, यानी कि जो धार्मिक संस्था है तो वो उसमें वो जो जैसे कि धार्मिक संस्थानों को जो चलाने वाले होते हैं अध्यक्ष सचिव, तो वो उसके लिए सीटों का उसी धर्म के होंगे। जैसे कि मंदिर में है तो वहाँ वो जो जिस धर्म में है वो उसी धर्म के वो होंगे, वो उनको चलाएंगे, उनकी जो कमेटी होगी वो उसी धर्म से होंगे। तो इसमें ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 16(5) धार्मिक संस्थानों में है वो उसी धर्म के लिए जो सीटों का आरक्षण होगा, यानी कि पर्टिकुलर जिस धर्म की जो धार्मिक संस्था है तो उसको चलाने के वाले की जो कमेटी होती है या जो भी कमेटी मेंबर होते हैं वो उसी धर्म के होंगे जिस धर्म की वो संस्था है। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 16(5). अब आर्टिकल 16(6). आर्टिकल 16(6) में क्या लिखा हुआ है? इसमें जैसे कि 15(6) में देखा था अपने EWS, तो इसमें भी वहाँ पर प्रवेश जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश विशेष योजनाएं कार्यक्रम राज्य जो सरकार वो चला सकती है। आर्टिकल 15(6) में ये देखा था। और 16(6) में अपन देखेंगे इसमें वो आरक्षण की बात की गई है लोक नियोजन में। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS के लिए लोक नियोजन में समान प्रतिनिधित्व के लिए वो सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन जो दिया गया है 2019 में संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। इसके तहत है वो EWS के लिए भी है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कौन से आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 16(4) में। लोक नियोजन में EWS के आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल कौन से में? तो आर्टिकल 16(4) नहीं, आर्टिकल 16(6) सॉरी,
आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों का आरक्षण, यानी कि जो वीकर सेक्शन है आर्थिक रूप से उनके लिए है वो विशेष प्रोविजन यहाँ कार्यक्रम, वो तो आर्टिकल 15 में, और लोक नियोजन में वो समानता के लिए आर्टिकल 16 में ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये ध्यान रखना 103वां संविधान संशोधन किया गया था। ईडब्ल्यूएस में कितने अक्षर है? 3, तो इससे याद रह जाएगा 103 से ईडब्ल्यूएस। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इसमें क्या है? आर्टिकल 17 इसमें है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का आर्टिकल 17। अब इसमें क्या हुआ है कि ये एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं। जैसे कि अपन ने देखा था आर्टिकल 15 के अपवाद देखे थे 4, आर्टिकल 16 के भी जो 4 अपवाद वो अपन देखे, लेकिन आर्टिकल जो 17 है ये अपने आप में पूर्ण अधिकार, इसके कोई अपवाद नहीं है। तो पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार का मतलब इसके कोई अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता का अंत होगा, राज्य जो छुआछूत होती है अस्पृश्यता वो है वो नहीं होने चाहिए। हमारा संविधान इसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये एक पूर्ण अधिकार है और ये नागरिक के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? नागरिकों के विरुद्ध, क्योंकि छुआछूत है वो नागरिक ही करते हैं, तो ये नागरिकों के विरुद्ध है। समानता, लोक नियोजन में समानता होने से ही, तो समानता कौन देगा? राज्य देंगे। तो आर्टिकल जो 15 और 16 देखा वो तो राज्य के विरुद्ध है, लेकिन 17 छुआछूत तो जो नागरिक वही करते हैं, तो इसमें वो ये नागरिकों के विरुद्ध है, जबकि जो अपन ने पहले देखे थे वो है वो राज्य के विरुद्ध है। तो ये पूर्ण अधिकार है, नागरिकों के विरुद्ध है। और जो हमारा संविधान है वो किसी प्रकार की भी अस्पृश्यता का यहाँ जो छुआछूत है उसको वो अनुमति नहीं देता है। इसका वो अधिनियम में कहा था 1955 में। उनका जो नाम बदल कर नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल कर ये रखा गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। 1955 में एक जो अधिनियम था उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। पहले वो भेदभाव रोकथाम अधिनियम ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उसका वो नाम बदल कर रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में नाम इसका परिवर्तन कर दिया गया। और ये अधिनियम किससे संबंधित है? तो छुआछूत रोकने की अस्पृश्यता का अंत से संबंधित ये वो अधिनियम है। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 18 जो किसके संबंधित है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो टाइटल होते हैं, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में वो उपाधियों का जो उपाधियों के संबंधित है वो प्राविधान है। उपाधियों से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18(1) इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें वो बात की कि राज्य वो किसी सेना व शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार का सम्मान, सेना व शिक्षा के अलावा सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। राज्य सेना व शिक्षा, सेना व शिक्षा के सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की या किसी कोई भी उपाधि नहीं देगा, या किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत है। जैसे कि उपाधि कोई लगाता है, उपाधि नहीं देगा। तो ये समान कहाँ होगी? जैसे कि अपने नाम से पहले उपाधियों का प्रयोग करते हैं, तो ये एक तरह की असमानता हुई लोगों के बीच। किसी का नाम सिंपल होता है और कोई है वो नाम के पहले इतनी बड़ी उपाधि लगा लेते हैं, तो फिर ये समानता के जो अधिकार है उसके विरुद्ध है। तो आर्टिकल 18 यही कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए, उपाधियाँ किसी भी प्रकार की नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सी है? वो सेना और शिक्षा, इसके जो समान होते हैं। जैसे सेना में जो होते हैं मेजर जनरल, और जो सेना के जो समान होते हैं अशोक चक्र, परमवीर चक्र, जो ये होते हैं ये दिए जा सकते हैं, ये समान है। सेना और शिक्षा में जो भी जो अच्छे कार्य करते हैं उसको वो ये दिए जा सकते हैं समान। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि है वो नहीं दी जा सकती है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 18(1). आर्टिकल 18(2) देखें अपन।
राज्य सेना व शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की उपाधि, सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। और आर्टिकल 18(2) में ये लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता, किसी अन्य देश से किसी भी या कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भारतीय नागरिक है वो किसी भी अन्य देश से वो किसी भी प्रकार की उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 18(2). फिर अपन देखें आर्टिकल 18(3). आर्टिकल 18(3) में वो विदेशी नागरिकों के लिए। आर्टिकल 18(3) किसके लिए? आर्टिकल 18(3) इसमें वो विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि जो विदेशी राजदूत होते हैं अपने जो भारत में विदेशी नागरिक होते हैं जो भारत सरकार की जो सेवा में होते हैं, तो वो है वो किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ? आर्टिकल 18(3) में। आर्टिकल 18(4) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 18(4) में लिखा हुआ है कि सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक, सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक है वो राष्ट्रपति की, इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना है वो उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त है वो नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(4) ये कहता है कि जो भारतीय नागरिक जो भारत सरकार या सरकारी सेवा में जो भी नियुक्त भारतीय नागरिक है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की है उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा आर्टिकल 18(4) कहता है। आर्टिकल 18(3) में विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। और आर्टिकल 18(2) में लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि प्राप्त है वो नहीं कर सकते। और आर्टिकल 18(1) में लिखा हुआ है कि राज्य, शिक्षा और सेना इनके जो समान हैं इनके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। तो ये आर्टिकल 18 के देखे अपन ने, 18 में 4 ही है। और इसमें वो एक वाद है फेमस, बालाजी राघवन वाद। इसमें लिखा होगा कि जो ये पद्मश्री, पद्म भूषण और जो नागरिक सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो इसमें वो कहा गया कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसमें कहा गया कि ये उपाधि नहीं है बल्कि ये क्या है? समान है, नागरिक समान है, नागरिक समान है। लोगों ने कहा कि आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियां नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये क्या होंगे? पद्मश्री, जैसे कि किसी को पद्मश्री दिया जाता तो वो नाम क्या लिखता है? पद्मश्री या पद्म विभूषण, लाल कृष्ण आडवाणी, पद्म भारत रत्न, पद्म और भारत रत्न, ये भी भारत रत्न। भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया,
तो ये एक उपाधि नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 18 के जो प्रोविजन है उसके वो खिलाफ है। तो इसमें वो कहा गया, इस बात में कहा गया कि ये उपाधियां नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सम्मान है। और जो जिनको भी ये दिया गया वो अपने नाम से पहले या नाम के बाद ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कि जिसको भी ये सम्मान दिया गया है वो इनका अपने नाम से पहले या बाद में जो सम्मान इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि ऐसा करते हैं, जिनको भी ये सम्मान दिया गया है वो अपने नाम के पहले या बाद में इसका प्रयोग करता है, तो ये सम्मान वापस भी लिए जा सकते हैं। ऐसा इस बात में कहा गया बालाजी राघवनवाद 1996 में, कि ये वो सम्मान है, नागरिक सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। और इसको ये किसी भी नाम जिनको दिए गए हैं वो अपने नाम के पहले या बाद में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सम्मान वापस भी लिए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 18 के खिलाफ नहीं है। और इसमें वो ये नागरिक सम्मान कब शुरू किए गए थे, जो पद्मश्री पद्म विभूषण ये भारत रत्न, तो ये वो 1954 में शुरू किए गए थे। ये नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान के जो पुरस्कार है ये 1954 में शुरू किए गए थे और 1977 में वापस समाप्त कर दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, उसने वो ये 1970 में जो नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनको वो समाप्त कर दिए गए थे। और वापस 1980 में इनको वो वापस शुरू कर दिए गए। तो ये नागरिक सम्मान पुरस्कार अपने देखा कि समानता का अधिकार आर्टिकल जो 14 से 18 तक वो अपन ने देखे। और इसी के साथ जो आर्टिकल 16 में जी इसी के साथ एक विवाद है फेमस, ये तो आर्टिकल 18 से संबंधित वाद है, बालाजी राघवनवाद 1996। एक और फेमस वाद है वो अपन देख लेते हैं, आरक्षण से संबंधित, जो इससे वो पिछला आर्टिकल था 16वां आर्टिकल, उसमें वो आरक्षण से संबंधित एक और वाद है फेमस, वो अपन को देखना था। तो चलिए अब देख लेते हैं इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी वाद 1992। इसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल जो 16 देखा था उससे संबंधित है, उसमें वो अपन आप देख रहे हैं। तो आर्टिकल इंदिरा साहनी वाद 1992 में ये किससे संबंधित है, तो ये रिजर्वेशन आरक्षण से संबंधित है। और इसमें है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि वो आरक्षण की सीमा, जो रिजर्वेशन लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती, 50% से अधिक है वो नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में ये निर्णय दिया या ये वर्डिक्ट दिया कि आरक्षण की सीमा वो 50% से अधिक नहीं होगी। और इसी के साथ ये भी कहा कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा। अब ये क्या है क्रीमी लेयर, इसको अपन देख लेते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि किसी भी परिवार में एक यदि उसने आरक्षण का लाभ ले लिया और वो लोक नियोजन में नियुक्त हो गया, सरकारी सेवा में नियुक्त हो गया, आरक्षण का लाभ लेके, तो उसी परिवार के किसी भी सदस्य को फिर ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक परिवार में आरक्षण का लाभ ले लिया किसी भी सदस्य ने, तो उसी परिवार के दूसरे सदस्य को आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कहते हैं क्रीमी लेयर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 1992 जो इंदिरा साहनी वाद था उसमें ये निर्णय दिया था। इसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं कि जिसने एक बार करीम का लावा ले लिया फिर उसके परिवार के किसी भी सदस्य को करीम का लावा नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर यानी कि आरक्षण का लाभ नहीं, जिनके लिए, जिस परिवार ने किसी भी परिवार में एक सदस्य ने यदि आरक्षण का लाभ ले लिया और वो लोक नियोजन में नियुक्त हो गया, सरकारी सेवा में नियुक्त हो गया, तो उसी परिवार के किसी भी सदस्य को फिर वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा किस वाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इंदिरा साहनी वाद 1992 में। और आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी कहा। और ऐसे वर्तमान में भी एक मुद्दा चल रहा है, बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया है, तो उसमें वो वहाँ की जो हाईकोर्ट है, बिहार हाईकोर्ट, तो उसमें वो उसको खारिज कर दिया गया है, जो सरकार ने आरक्षण बढ़ाया की, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा रखा है कि वो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। और जो आपने जो बढ़ाया है ये वो जो संविधान या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया हुआ पहले उसके खिलाफ है, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। तो ये वर्तमान में भी चर्चित है। इंदिरा साहनी वाद 1992 में कहा गया थी 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की हर बात को हाई कोर्ट को माननी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ के जो बिहार हाई कोर्ट ने उसमें है वो इसको है वो खारिज कर दिया गया कि जो आरक्षण की लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी वाद में कह रखा है। तो वो वहाँ का जो बिल है वो खारिज कर दिया गया है बिहार हाई कोर्ट ने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और क्लास को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कैसी लगी क्लास आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए,
थैंक यू।